हाय। इलस्ट्रेशन नंबर 26 आज की क्लास के अंदर हम करेंगे और आज की क्लास में 26 इलस्ट्रेशन हम कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 27 करेंगे। तो 26 इलस्ट्रेशन एक बार देख लेते हैं। राम प्रकाश अ स्मॉल ट्रेडर डज नॉट कीप हिज बुक फ्लोइंग डबल एंट्री सिस्टम। तो राम प्रकाश है जिसकी बुक डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड नहीं है। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है तो समझ लेना ये कन्वर्जन का है, ये कन्वर्जन से रिलेटेड है। क्योंकि अगर ये कन्वर्जन से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल केस होता तो नॉर्मल केस में कभी आपको ये नहीं कहता कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाओ, वो कहता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ और आपको कहता कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाओ, वहां स्टेटमेंट बनती है। यहाँ कह रहा है ट्रेडिंग पीएनएल प्रॉपर बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। तो इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन में कहे ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है तो समझ लेना इट इज पार्ट 2 फॉर कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, इन्होंने कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी है, हम इसको डबल एंट्री सिस्टम पे कन्वर्ट करेंगे। आ जाते हैं। आई कहता है कि देखिए हमारे पे फर्नीचर पिछले साल ये रहा, ये हमारा करंट ईयर के लास्ट है, ये पिछले साल का लास्ट है। ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग हो गया, ये हमारा क्लोजिंग हो गया, ऐसा कह लो। ये पिछले साल का एंड का हो गया, ये करंट ईयर का एंड हो गया। पिछले साल फर्नीचर इतने के थे, अब इतने के हो गए, तो इससे क्या लगता है परचेज किया होगा। पर अभी हम फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे तो हमें ज्यादा बेटर पता चलेगा, ऐसे नहीं कह सकते। गुड्स इन ट्रेड दे रखा है, मतलब स्टॉक दे रखा हमारे को। ठीक है, सन्ड्री डेटर हमें दे रखे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं, अनपेड एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और कैश हमें दे रखा है। कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब कितनी रिसिप्ट हमारे पास आई है और कितनी पेमेंट हमने की है वो आपको दे रखा है। तो कह रहा है डेटर से हमें इतने पैसे मिले, हमने क्रेडिटर को इतने पैसे दिए, ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्चा हुआ हमारा, ड्राइंग्स ले गया है इतना, सन्ड्री एक्सपेंस में इतना खर्चा हुआ, हमने कुछ फर्नीचर भी परचेज करा है, देखो हमें दे भी दिया फर्नीचर परचेज, वो 20,000 जो बढ़ा था फर्नीचर परचेज की वजह से बढ़ा था। ज्यादा इंफॉर्मेशन में कहता है देयर वाज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल, कुछ कैश सेल है, सारा का सारा सेल आप उसको क्रेडिट नहीं मान सकते, कुछ कैश सेल भी है। क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग 2,30,000। अब क्रेडिट परचेज दे दिया हमें क्रेडिट परचेज गिवन है तो हम कैश सेल निकाल कह रहा है कैश परचेज निकाल सकते हैं, और कह रहा है कुछ अमाउंट ऑफ कैश सेल भी है। कहता है हमें प्रोविजन बनाना है 10% ऑन डेटर, डेटर पे प्रोविजन बनाना। अभी 10% ऑफ डेटर पे प्रोविजन, एक एडजस्टमेंट दे दिया हमें, पता उसका क्या ही, हम कितने बड़े लेवल पे काम करके आए हो फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में। अब यहाँ पर सिर्फ सिंगल एडजस्टमेंट है। ये दोस्तों स्टार्ट करते इस क्वेश्चन को। चलिए सर करें स्टार्ट क्वेश्चन को। पार्ट 2 हमारा ये था, पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस करा था पार्ट 2 से रिलेटेड फास्ट ट्रैक रिवीजन जो हमारा चल रहा है, और उसके बाद अब हम इसके बेहाफ पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है सर। अब देखिए जरूरी नहीं है कि आपके पास 9 स्टेप दे रखे तो 9 के 9 आपको पूरे करने हैं, ये क्वेश्चन के हिसाब से कुछ बढ़ भी सकते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से कुछ कम ही हो सकते हैं, और बढ़ेंगे तो बहुत ही रेयर 90% चांस में क्या होगा, कम ही होंगे। जरूरी नहीं है कि बीआर और बीपी का अकाउंट हर बार बनाना है, जब डिटेल ही गिवन नहीं है तो हम क्यों बनाए भैया, है ना। तो सर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टेप पूरे होंगे, जितनी इंफॉर्मेशन दे रही है उस हिसाब से हमें अकाउंट मेंटेन करना है, और वो जनरल आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 26। ये मैं एक छोड़ देता हूं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के लिए। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स। अब सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, यही सब तो आता है, वही सब वहां पर ढूंढना है आपको।
और डालते जाना है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है दोस्त, बस यहाँ पर क्या होता है, कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन होता है, वो फाइंड करना होता है, बस यही है एक्स्ट्रा। चलिए सर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं टू परचेज। देखिए जो आपको डायरेक्ट दे रखा है वो आप तो डायरेक्ट लिख लो। अगर आप क्वेश्चन पर ध्यान दो तो क्वेश्चन में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक के बारे में बता देता है, स्टॉक इन ट्रेड, ये रहा सर, स्टॉक ऑफ गुड्स इन ट्रेड, ओपनिंग ये रहा, क्लोजिंग ये रहा। पिछले साल का जो होता है वो साल के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग ये रहा सर, 60,000 और 20,000। तो 60,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक है। यहाँ जाएगा बाई सेल। अब बाई सेल के अंदर कैश सेल कितनी है और क्रेडिट सेल कितनी है, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट मेंटेन करना होगा। अच्छा एक चीज और, जो कैश सेल है वो कहां से निकलेगा, कैश अकाउंट से। जो कैश अकाउंट हम बनाएंगे तो कैश से रिलेटेड जितनी भी चीज है वो कैश अकाउंट में आएगा। और जो क्रेडिट सेल है वो कहां से निकलेगा, डेटर अकाउंट से, क्योंकि जितने को जिसको हम माल बेचते हैं उधार पर वो हमारा डेटर होता है। तो ये वर्किंग नोट बनाकर यहां पर हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद यहां जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये हमें 20,000 पे क्वेश्चन में दे ही रखा है पहले से। कितनी बातें समझ में आ गई आपको। परचेजेस के बारे में देखो, क्या परचेजेस आपको दे रखे हैं क्या, परचेज क्या, परचेज गुड्स का परचेज सर। फर्नीचर परचेज तो एसेट परचेज है, फर्नीचर परचेज एसेट। ट्रांसपोर्टेशन सर, ये ट्रांसपोर्टेशन है 40,000, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है जी, एज पर स्टडी मटेरियल। मैं स्टडी मटेरियल के एजम्पशन के हिसाब से लिख रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन जो है उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस माना है 40,000 का। अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं मानते, इनडायरेक्ट मानते, तो पी एन एल अकाउंट क्या आता है, डेबिट साइड पे। तो एंड नेट प्रॉफिट तो सेम आएगा पर ग्रॉस प्रॉफिट में चेंज आ जाएगा। तो आप नीचे लिख दीजिएगा कि भैया हमने जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हुए इसको डाला है एज पर स्टडी मटेरियल एजम्पशन। क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताएगा कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। एक स्मॉल ट्रेडर है, कंपनी के नाम से ही पता नहीं चल रहा। तो हम इन्हें डायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए माना है क्योंकि क्वेश्चन के आंसर में भी इसको डायरेक्ट ही माना गया है। मैं चेंज करना चाहूँ चेंज कर दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। एंड आंसर नेट प्रॉफिट मैच करेगा, पर ग्रॉस प्रॉफिट को मैच नहीं करा सकते फिर भी क्या कहते हैं स्टडी मैट में। इसलिए हम हमेशा स्टडी मैट के हिसाब से चलते हैं। तो पेपर में हमें कैसे पता चलेगा, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तब ट्रांसपोर्टेशन को डायरेक्ट मान लेना, इतना तो याद होगा। अदर क्वेश्चन में जो आपको सही लगे वो मान लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में तो उसके हिसाब से डायरेक्ट मान लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो इसी के नीचे का जो आंसर है वही आएगा। अब सबसे पहले ये देखना है कि हमने परचेज कितने की करी है। अब परचेज कितने की करी है, कह रहा जी देखो क्रेडिट परचेज करी है 2,30,000 रुपए की। अब एक बात को ध्यान समझिएगा, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान समझिएगा। देखिए कैश अकाउंट जब हम मेंटेन करेंगे उससे या तो बैलेंसिंग फिगर से कैश सेल निकलेगा या बैलेंसिंग फिगर से कैश परचेज निकलेगा, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में आते हैं। कैश सेल कैश परचेज दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में आएंगे, क्योंकि परचेज भी कैश है और सेल भी कैश है। कैश परचेज से क्या होगा, पेमेंट होगी, क्रेडिट साइड में आएगा। कैश सेल से क्या होगा, रिसीव्ड होगा, डेबिट साइड में आएगा। अब मुझे बताओ किसी भी अकाउंट में आपने इतनी जिंदगी में भी पढ़ा, किसी कोई भी ऐसा अकाउंट आपने बनाया जिसमें दो बार बैलेंसिंग फिगर से हम अमाउंट निकाल रहे हैं, दो ट्रांजैक्शन के बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं, नहीं सर। आपने डेबिट करा होगा, क्रेडिट करके माइनस करा होगा, जो बच गया होगा उसको बैलेंसिंग फिगर कहा होगा। तो एक ही ट्रांजैक्शन का तो बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं ना, दो तो नहीं निकाल सकते। तो कैश अकाउंट में अगर मुझे कैश सेल चाहिए, कह रहा है क्योंकि कैश सेल कुछ है, देयर वाज अ सम अमाउंट ऑफ कैश सेल, वो कहां से मिलेगा, कैश अकाउंट से। तो अगर कैश अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं कैश सेल निकालने के लिए तो कैश परचेज ऑलरेडी होना चाहिए, फिर कैश परचेज बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकलेगा। कई बार स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम कर जाते हैं कि अरे कैश परचेज भी निकालनी है कैश सेल भी निकालनी है, एक ही अकाउंट में आता है, दोनों कैसे निकलेगा। आप समझिए बैलेंस सिर्फ एक ही के निकल सकते हैं। अगर आपको कह रहा है सम अमाउंट ऑफ कैश सेल गिवन है, ये क्लियरली लिखकर बता दिया, तो कैश सेल निकलेगी कैश अकाउंट बनाते टाइम, फिर कैश परचेज नहीं निकाला जाएगा। कैश परचेज नहीं निकाला जाएगा तो फिर क्या माने उसको, नील, देयर इज नो कैश परचेज। या तो दे रखा होगा क्वेश्चन में या तो नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि एक अकाउंट से एक ही बैलेंस फिगर निकल सकता है। जो हमें निकालना है कैश सेल, हमें पहले से बता रखा है। इसलिए क्रेडिट परचेज के अंदर कैश परचेज तो नहीं गिवन है, क्रेडिट परचेज ही टोटल परचेज होगी हमारे लिए। राइट दोस्तों, तो ये जो परचेज है ये क्रेडिट परचेज है, ठीक है, कैश वाली नहीं है।
कितना है जी? 2,30,000 रुपए। अब मुझे कैश सेल और क्रेडिट सेल निकालने हैं, तो इसके लिए मुझे क्या मेंटेन करना होगा? इसके लिए दोस्त मुझे मेंटेन करना होगा, कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा भाई। वर्किंग नोट नंबर 1, मुझे कैश अकाउंट बनाना होगा। कैश अकाउंट बहुत आसान है, बचपन में जो पढ़ा था आपने कैश अकाउंट वो। एंड एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, डाटा अकाउंट, जिससे हमारा क्रेडिट सेल निकलेगा। अब कैश अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ओपनिंग कैश बैलेंस, जो हमें दे रखा है क्या? ये देखो, ये पिछले साल का जो है वो ओपनिंग है, इस साल का क्लोजिंग है, तो दोनों बैलेंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डाला टू बैलेंस बीडी, स्टार्टिंग डेबिट साइड से होगी ना कैश अकाउंट की। मेरा ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कितना जी? 22,000 रुपए, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 6,000 रुपए, ये हो गया 22,000 रुपए। और बाय बैलेंस सीडी, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। सर एक ही चीज तो निकल सकती है, सोचो, या तो मैं बैलेंस फिगर से कैश से निकालूंगा, है ना, या मैं बैलेंस सीडी निकालूंगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सर एक अकाउंट से एक ही बैलेंस फिगर निकल सकता है, या तो आप पहले ये निकाला करते थे, क्या करते थे आप बचपन में? यहाँ सारी ट्रांजेक्शन डाली, यहाँ टाली, टोटल करा, माइनस करके बैलेंस शीट निकालते हैं। अब यहाँ दोनों बैलेंसेस की बने, तो निकालना क्या है? कैश सेल, जो कि हमें कह रहा है कुछ अमाउंट ऑफ कैश सेल है। अब एक एक करके जो जो हमारे पास, एक एक करके जो जो हमारे पास कैश में अमाउंट आया है वो डाल देते हैं। सबसे पहले आ जाओ इधर, सबसे पहले आ जाओ इधर। भाई डेटर से हमें रिसीव हुआ है, रिसीव होगा तो क्या होगा? डेबिट साइड में आएगा। पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, डेटर अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर। कितना रिसीव हुआ है जी? 4,20,000, 4,20,000। वो कह रहा है जी क्रेडिटर को पे करा है मैंने, देखो क्रेडिट टू क्रेडिटर, पैसा जाएगा 2 लाख रुपए, बाय क्रेडिटर लिख देते हैं, 2 लाख रुपए पेड टू क्रेडिटर। इसके बाद और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ है, फिर से खर्चा हो गया, बाय ट्रांसपोर्टेशन, 40,000 रुपए का। फिर पर्सनल यूज के लिए ऑनर ले गया, उसको हम कहेंगे बाय ड्रॉइंग्स, जो जिससे पैसा गया है वो डाल दो। ड्रॉइंग्स आपके लिए 1,20,000, कुछ सन्ड्री एक्सपेंस हुआ है 1,20,000, कुछ सन्ड्री एक्सपेंस हो गए। सन्ड्री एक्सपेंस आपको दे रखा है 1,40,000। अब हमने कुछ एसेट भी परचेज करी है, बाय फर्नीचर। अब आप कहोगे अरे फर्नीचर तो एसेट है, आपने यहाँ का डाल दिया, तो बैलेंस शीट में आएगा। तो किसी को शक है? अगर शक है तो मैं बता देता हूँ, कैश अकाउंट बनाते टाइम हम ये नहीं देखते कि एसेट है, खर्चा है, इनकम है, लॉस है, प्रॉफिट है, ये नहीं देखते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि कैश आया या गया, बस सिर्फ ये देखते हैं कितना कैश आया और कितना गया। अब वो एसेट खरीदने पे आ रहा है, एसेट बेचने पे आ रहा है, या फिर खर्चा होने पे, इनकम होने पे, कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। कैश अकाउंट में कैश का आना जाना देख के करते हैं। ठीक है सर, ये आ गया आपके पास 20,000। तो मेरे हिसाब से जितनी भी ट्रांजेक्शन थी कैश वाली मैं सारी लिख चुका हूं। तो अब अगर आप देखें, अगर आप कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेटर उठाने के बाद आप देखिए इस कार्ड का टोटल मुझे ज्यादा लग रहा है उस सेट से, है ना। तो इसको कर लेते हैं, 2 लाख रुपए प्लस 40,000, 1,20,000, 1,40,000 और 20,000, और ये आ गया 6,000। अगर मैं इस साइड का टोटल करता हूं तो मेरा आता है 5,26,000 रुपए। ठीक है सर, और 5,26,000 में मैं इस साइड का माइनस कर लेता हूँ। क्या है भाई? एक तो है 22,000 और एक 4,20,000, तो 84,000 आया मेरे पास, 84,000। सर ये 84,000 जो है वो कमी पड़ रही है, तो इसको हम कहेंगे सेल। और ये कौन सी सेल होगी सर? कैश सेल होगी। ध्यान रखना मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ, ये सेल अकाउंट है, बैलेंसिंग फिगर बोलेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे कैश सेल दोस्त, क्योंकि क्रेडिट सेल तो डेटर अकाउंट बनाने पाएगी ना। तो ये क्या है? कैश सेल। तो कैश सेल मेरे पास यहां से आ गया 84,000, बस इतना करना होता है।
84,000 हमारे पास ये आ गया कैश से। इसके बाद अब आ जाता हूँ क्रेडिट सेल में। क्रेडिट सेल के लिए मुझे बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2 डेटर अकाउंट। अब इसको 20 में से काट देते हैं, बड़े बन रहे ज्यादा। डेटर अकाउंट, पहले चेक करो क्या हमारे पास डेटर पहले से गिवन है, क्या हमारे पास डेटर गिवन है। डेटर देखो, पिछले साल हमारा डेटा था 1,20,000 के, इस बार हो गए 1,40,000 के, तो बैलेंस बीडी सीधी तो डाल दो। ये हो गया टू बैलेंस बीडी। 1,20,000 के डेटर थे पिछली बार, ये हो गया बाई बैलेंस सीडी। अब हो गया 1,40,000। ठीक है सर, ये हमारे क्लियर हो गया। ठीक, अब करो क्या क्या हुआ है डेटर से रिलेटेड कहानी, क्या क्या हुई। सबसे पहले डेटर से पैसा आया है। भाई मेरे को मेरे डेटर कब क्रिएट होते हैं, जब मुझे पैसा लेना होता है। अब उस बंदे ने पैसा दे दिया तो डेटर बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। डेटर अकाउंट सोचो, सिर्फ डेटर अकाउंट सोचो। डेटर अगर पैसा देगा तो डेटर कम हो जाएंगे, अगर मैं और उधार पर माल बेचूंगा तो डेटर बढ़ जाएंगे। तो मेरे पास डेटर क्या हो गया, 4,20,000 का डेटर से पैसा आया है तो कम हो जाएंगे। डेटर को बढ़ाना हो तो डेबिट, कम करना हो तो क्रेडिट। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि मेरे पे पैसा रिसीव हुआ है डेटर से 4,20,000 रुपए। अब आप देखो क्रॉस पोस्टिंग भी हो गई यहाँ पर। कैश अकाउंट के कैश अकाउंट में डेटर डेबिट है और डेटर अकाउंट में कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रॉस पोस्टिंग हो गई नहीं होगी, चेक करो देखो, है ना। हो गया सर। ज्यादा बड़ा बन गया, कुछ है ही नहीं। और बाई बैलेंस सीडी 1,40,000 रुपए, डेटर में और कुछ नहीं है। 1,40 और ये हो गया 5,60,000 रुपए। 5,60,000, अब खुद सोचो 5,60,000, 1,20,000 शुरुआत में डाटा थे, 4,20,000 के कैसे रिसीव हो गया भाई पैसा। अब खुद देखिए 1,20,000 के मेरे पिछले साल डेटर थे जिनका पैसा आना था, तो इस साल 4,20 कैसे रिसीव हो गया, एक ही 20 तो आएगा। इसका मतलब इस साल और बेचा होगा उधार पे, तभी तो ज्यादा हुआ डेटर, तभी तो पैसा ज्यादा आया, है ना। तो यहाँ से क्या निकलेगा, क्रेडिट सेल। फिर से लिखेंगे सेल अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिट, और फिर से लिखेंगे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। याद आएगा सर कितना जी, 20,000 कम हो गए, 4,20,000 रुपए का हमने क्रेडिट सेल करा है। 4,20,000 की हमने क्रेडिट सेल करी है 4,20,000 की। 4,20,000 नहीं, 4,40,000 होगा। 4,40,000 गलती कर दी, 4,40,000। सर ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 4,40,000। 84,000 प्लस 4,40,000 क्या जाएगा, 5,24,000 टोटल करेंगे, और यही टोटल वहां पर करेंगे। ये निकालेंगे सर अपना टू ग्रॉस प्रॉफिट। 5,24,000 प्लस 20,000 ये आ जाएगा 5,44,000। 5,44,000, 5,44,000। इसमें से माइनस करेंगे 60,000, माइनस करेंगे 2,30,000, माइनस करेंगे 40,000, क्या आ जाएगा 2,14,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना जी, 2,14,000। ठीक है सर, तो यहाँ आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या क्या, इसके बाद हम अपनी खर्चे साइड, डेबिट साइड के खर्चे में देखेंगे कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं सर। सबसे पहला खर्चा देखो सन्ड्री एक्सपेंसेस है। सन्ड्री एक्सपेंस है हमारा पहला खर्चा, एंड दूसरा खर्चा है प्रोविजन जो बनाना है हमें 10% ऑन डेटर पे, वो है राइट। तो सन्ड्री एक्सपेंस पे कर लेते हैं। तो सन्ड्री एक्सपेंस हमारे है 1,40,000 रुपए के।
एक चीज और देखनी है, अगर आप इधर देखेंगे तो हमारे को प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी दे रखा है। तो ये एक्सपेंस से रिलेटेड सारी कहानी हो रही है, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब चीजें। अब समझिए, एक्सपेंस है, सन्ड्री एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग का मतलब वो एक्सपेंस जो हमने पे करना था पर हमने पे नहीं किया, हमारा करंट ईयर से बिलोंग करता है। और प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है वो एक्सपेंस जो हमें पे नहीं करना था फिर भी हमने एडवांस में पे कर दिया, इसका मतलब वो है नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है 4,000 रुपए साल के एंड में, क्योंकि करंट ईयर का यही है ना, करंट ईयर का ये 4,000 रुपए हमने इस साल खर्चा पे करा, जबकि हमारे ये नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है, तो 4,000 हमें यहाँ से हटाने पड़ेंगे। और ये अनपेड एक्सपेंस क्या है? वो खर्चा जो इस साल पे करना था पर आपने पे नहीं करा, 20,000 रुपए, ये हमें करंट ईयर में जोड़ने होंगे। तो सन्ड्री एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है क्या, यहां से आप क्या करेंगे, एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, और यहां से आप माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस आपको दे कितना रखा है? सन्ड्री एक्सपेंस देखा 1,40,000 का, 4,000 प्रीपेड है और 20,000 आपका है आउटस्टैंडिंग। 1,40,000 का ये हो गया, 20,000 आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और 4,000 आपका प्रीपेड एक्सपेंस। हटा दो, 1,60,000 माइनस 4,000, 1,56,000 आपके पास यहाँ पर ये आ गया। इधर देखो, क्लियर है? अच्छा, एक चीज और भी तो रह गई, ये हालत में रह गया 12,000 रुपए। ये वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, हमने इस साल पे कर दिया। भाई वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो करंट ईयर में दिख रहा है और हमारा ये है पिछले साल को बिलोंग करता है, तो ये भी तो माइनस होना चाहिए था। अरे याद करो, भूल तो नहीं गया एनपीओ चैप्टर? वो एक्सपेंस जो हमारा करंट ईयर को बिलोंग कर रहा है वो हमें ऐड करना है, और वो खर्चा जो हमारा पिछले साल को बिलोंग कर रहा है वो हमें माइनस करना है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट एंड है जो हमने ऐड किया, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन बिगिनिंग हम वो माइनस करेंगे, क्योंकि ये इस साल को बिलोंग नहीं करता, पिछले साल को बिलोंग करता है। ये वाला ध्यान नहीं दिया मैंने, बाय मिस्टेक, सॉरी। अब आप दोबारा से एक बार कैलकुलेट कर लो, 1,56,000 आ रहा था और 12,000 और माइनस कर दो, 1,44,000 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया ना? भाई जो करंट ईयर को बिलोंग कर रहा है, जैसे कि ये हमें ऐड करना है, ये हमारा नेक्स्ट ईयर को बिलोंग कर रहा था, ये प्रीवियस ईयर को बिलोंग कर रहा था, ये दोनों हटा देंगे। अब आप चेक कर लो कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ जाते हैं प्रोविजन बनाते हैं। तो प्रोविजन कैसे बनता है दोस्त? प्रोविजन बनाने के लिए मुझे चाहिए डेटर। प्रोविजन बनाने के लिए मुझे चाहिए क्या? डेटर। ठीक है सर, क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास ये बताओ प्रोविजन किस अमाउंट में बनता है? सर क्लोजिंग जो डेटर होते हैं, हमारे डेटर कितने बच गए साल के एंड में? अब हम चेक करेंगे कि साल के एंड में डेटर हमारे कितने बच गए, तो डेटर अकाउंट में चले जाओ। डेटर अकाउंट में देखेंगे तो साल के एंड में हमारे बैलेंसिंग सीडी जो आ रहा है, वो बैलेंस सीडी में साल का एंड होता है वो 1,40,000 की। इसमें से 10% का प्रोविजन बनाना है कि हमें इसमें से 10% डाउट है जो हमें पैसा नहीं देंगे। तो 1,40,000 का 10% अगर निकालूंगा तो 14,000 आएगा, तो 1,26,000 नेट डाटा रहेंगे जो बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि प्रोविजन है, इसके डबल इफेक्ट होंगे। तो 1,00,000 यहां लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर, ये तो बहुत सिंपल एंट्री है, डाउटफुल डेब्ट। क्योंकि निकालने का तरीका क्या है, 1,40,000 के डेटर है, जो कि 10% प्रोविजन बनाना है, याद आएगा 14,000, और बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, लेस कर देंगे इसको। आपके पास 14,000 रुपए, 1,40,000 में 14,000 लेस कर देंगे, बाकी बच जाएगा। ठीक है सर, ये और कोई भी मुझे एडजस्टमेंट नहीं दिख रही है, तो मैं अब इसका टोटल कर देता हूं और यहां से निकाल लेते हैं क्या, 2,14,000, 2,14,000, 2,14,000 में से 14,000 माइनस करेंगे, 1,44,000 माइनस करेंगे, तो 56,000 रुपए आपका नेट प्रॉफिट आता है, 56,000 टू नेट प्रॉफिट। अब दोस्तों मुझे यहां पर बनाना है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे चाहिए कैपिटल, और कैपिटल के लिए मुझे क्या करनी होगी, पिछले साल की बैलेंस शीट बनानी होगी, ओपनिंग बैलेंस शीट। ये होंगे एज ऑन 31 मार्च 2021 या 22, जो डेट क्वेश्चन में दे रखी है वो ले रहा हूं मैं। कई बार स्टूडेंट यहाँ सोचते हैं कि अरे ये तो इस साल की है, तो बहुत पुरानी वीडियो हो गई, 2022 की वीडियो है, तो नहीं भाई, ये क्वेश्चन में दे रखा है तो वही ले रहा हूँ। यहाँ आपको पता है लाइबिलिटी हो गई। यहाँ आप जब ग्रुप 2 में आओगे ना, ग्रुप 2 में
ग्रुप 2 में कॉर्पोरेट अकाउंट में मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। और अब आपको समझ में आएगा कि बैलेंस शीट कितनी मुश्किल होती है। बैलेंस शीट का सबसे मुश्किल पार्ट वही है। ठीक है सर, चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, जो कि मुझे इसके लिए वर्किंग नोट बनाना होगा। वर्किंग नोट नंबर 3 बना लेते हैं। एंड इस पे ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, ये तो मुझे दे रखा है नेट प्रॉफिट, ये मैंने निकाला 56,000 रुपए, 56,000। एंड इसे यहाँ से माइनस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी क्वेश्चन में मुझे गिवन ही है। मेरी ड्राइंग्स ये रहा, ड्राइंग्स आपको दे रखी है 1,20,000 रुपए, 1,20,000 आपकी ड्राइंग्स दे रखी है क्वेश्चन में, हटा दो। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। याद करो जो साल के एंड में हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे वो तो दिखाई देंगे ना 20,000 रुपए के, और जो 12,000 के थे पिछले साल के, वो पिछले साल के बैलेंस शीट में दिखाई देंगे। और कुछ ऐसी चीज, क्रेडिटर, अब इसके लिए मुझे क्रेडिटर भी बनाना पड़ेगा। तो आइए पहले क्रेडिटर अकाउंट बनाता हूँ, ये भी तो पता चले क्रेडिटर मेरे पे है कितने के। क्रेडिटर अकाउंट, सबसे पहले स्टार्टिंग होगी यहाँ से, आई बैलेंस बीडी, लायबिलिटी होते हैं ना क्रेडिट, तो बीडी यहाँ होगा और टू बैलेंस ईडी यहाँ पर होगा। हाँ जी, क्रेडिटर का भी दे रखा है मैं, देखो ना, क्रेडिटर में दे रखे हैं 40,000 शुरुआत में, और अरे नील हो गया जी, साल के एंड में कोई क्रेडिटर है ही नहीं। शुरुआत में 40,000 और साल के एंड में कोई क्रेडिटर है ही नहीं, नील है ये। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या करा, अगर आप ध्यान दो तो हमने क्रेडिट परचेज करी है कितने की, देखो 2,30,000 की। तो इससे हमारे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे, यस बढ़ जाएंगे। भाई बढ़ेंगे तो क्या करना होगा, यहाँ से तो हम क्या कहेंगे, क्रेडिट परचेज करी है ना हमने, तो हमने यहाँ पर लिखेंगे जिसका नाम आता है यार, क्या क्रेडिटर अकाउंट में, परचेजेस लिखो आप, क्या लिखो, परचेजेस। परचेज अकाउंट में जाएगा ये, परचेज अकाउंट में जाते हैं क्रेडिट परचेज। ऊपर ये ना सब्सिडरी बुक्स, जितनी भी उधार वाली चीज होती है वो परचेज बुक परचेज अकाउंट में जाते हैं, सॉरी क्रेडिट परचेज परचेज अकाउंट में जाती है, क्रेडिट सेल सेल अकाउंट में जाती है, कैश सेल कैश परचेज कैश अकाउंट में जाती है। सब्सिडरी बुक बचपन में पढ़ा था 11वीं क्लास में। 2,30,000 रुपए की हमने खरीदी, 2,30 की खरीदी, 40,000 रुपए ये हो गया ऊपर, 40 50 60 70, 270 हो गया जो हमें पे करना है। हमने पे करे कितने, हमने कितने पे करे, लिखा ना पेड टू क्रेडिटर 2 लाख पे करे। भाई 70,000 कहाँ गया, 70,000 कहाँ गया, यहाँ तो कह रहा है है ही नहीं, तो कह रहा है ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन है सर, ये रहा, इस यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब निकालना है, इसका मतलब क्या है, निकालना है, नील नहीं है क्वेश्चन मार्क है। 70,000 कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। इधर देखो हमने क्रेडिटर को कितना पे करा, कैश अकाउंट में जाकर हम क्या कर देंगे, 2 लाख रुपए हमने पे करा। आप खुद समझो 40,000 हमारे पिछले साल के क्रेडिटर थे, 2,30,000 का उधार हमने और खरीदा, तो हमें टोटल 2,70,000 रुपए क्रेडिटर है जो हमें पे करने हैं। हमने 270 में से 2 लाख रुपए पे कर दिए, तो भैया बताओ 70,000 कहां से आया, तो ये 70,000 अभी भी रिमेनिंग बच गए, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। राइट, समझ में आ गया। उधर नील नहीं दे रखा था, क्वेश्चन मार्क दे रखा था। ठीक है सर, तो क्वेश्चन मार्क हमने निकाल लिया। तो आइए यहां पर डाल दो बस बैलेंस शीट में क्रेडिटर, ये लो, ये हो गया कंप्लीट 70,000। एसेट में आ जाते हैं तो हमने फर्नीचर खरीदा। देखिए हमने क्या करा, हमने सबसे पहले फर्नीचर हमारे क्लोजिंग दे रखा है, अगर आप ध्यान दो तो हमारे पे क्लोजिंग फर्नीचर आपको दे रखा है। देखो फर्नीचर आपके पास इधर इधर आ गया भाई, ये रहा फर्नीचर के बाद वो रहा सबसे ऊपर, देखो एसेट दे रखा है 1,20,000 का क्लोजिंग फर्नीचर। हमें क्लोजिंग से मतलब होता है, हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हमें क्लोजिंग से मतलब होगा, ओपनिंग बनाएंगे तो ओपनिंग से मतलब होगा। तो हमारे नेट फर्नीचर कितना दे रखा है, 1,20,000। आप ऐसा करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, आप बोलो साल के शुरू में 1,00,000 रुपए का फर्नीचर है, 20,000 के हमने ऐड करे परचेज, और 1,20 आना 1,20 ही है। फिर यहाँ लिखोगे डेटर, डेटर आपके पास दे रखे थे 1,40,000, जिसमें से आपने कहा भाई प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर डीडी 14,000 के, और माइनस करके यहाँ पर लिख दिया जो भी है 1,26,000। सुनो उसके बाद आपके पास स्टॉक है, स्टॉक
साल के एंड में हमारा स्टॉक कितना बचा है, देखो स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए का हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है। इसके बाद आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस, याद करो प्रीपेड एक्सपेंस वो खर्चा जो हमें पे करना था, पे नहीं करना था फिर भी हमने एडवांस में पे कर दिए थे 4,000 रुपए के, वो यहाँ पर आ जाएगा 4,000 रुपए के प्रीपेड एक्सपेंस जो हमें पे नहीं करने थे फिर भी हमने एडवांस में पे कर दिए। ठीक है सर, और कोई डाउट? और तो कुछ नहीं है, एक चीज और है बस, कैश, क्लोजिंग कैश बैलेंस, कैश एंड बैंक, बैंक तो नहीं था, कैश अकाउंट कैश बैलेंस, ये हमें कहाँ देखना होगा, क्वेश्चन में देख लो डायरेक्ट दे रखा था 6,000 रुपये हमारे पास कैश बैलेंस पड़ा हुआ है 6,000। अब देखो ये तो हमारा टोटल कर दो, इसका तो हो गया, इसमें और कोई नई चीज नहीं है। 1,20,000, 1,26,000, 20,000, 4,000 और 6,000, 2,76,000। अब इसका टोटल आप तभी कर पाओगे जब आपको कैपिटल पता होगा। यहाँ भी 2,76,000 ही आएगा बट कैपिटल पता होना चाहिए, तो कैपिटल के लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना होगा। वर्किंग नोट नंबर 4 कर देते हैं, बैलेंस शीट, बेसिकली प्रीवियस ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहा हूँ, यहाँ लिख लो आप ओपनिंग बैलेंस शीट। दो 2021 की होगी ना ओपनिंग, सर सबसे पहला डायलॉग फर्नीचर कितने का है, डेटर कितने के है, ठीक है सुनना ध्यान से, और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, कैश बैलेंस कितने का है, ये 4 चीज तो थी। फर्नीचर 1,60,000 स्टॉक, डेटर 1,20,000, फर्नीचर 1,20,000 डेटर, 60,000 का स्टॉक था, और भैया कैश कितना है, और देखो यहाँ पर ये कितना है, क्रेडिटर 40,000 के क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000 के, क्रेडिटर आपके पास 40,000 के हैं, ये तो बहुत सिंपल होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके पास 12,000 रुपए के हैं। और बताओ, इधर देखो ये सिर्फ ओपनिंग देखना, 22,000 रुपए का कैश बैलेंस है, ओ 22,000 खत्म, और कुछ होता ना इसमें, ये ऐसे ही होता है सर, इसमें कोई बहुत रेयर होती है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट जो इसमें होती है ना वो होती है एनपीओ वाले चैप्टर में, यहाँ तो बेसिक होता है, एनपीओ वाला चैप्टर एडवांस पढ़कर आ चुके हो, वहां पर होती है एडजस्टमेंट, इसमें भी एडजस्टमेंट होती है और बैलेंस शीट में भी एडजस्टमेंट होती है। 1,00,000, 1,20,000, 60,000, 22,000, आ गया जी 3,02,000, 3,02,000 में आप माइनस करो 40,000 और माइनस करो 12,000, आ जाएगा 2.5 लाख रुपए, कैपिटल फंड आपके पास 2.5 लाख आ गया। एक बार नजर मार लो जल्दी से, ठीक है जी, बस पुट कर दो, कैपिटल फंड 2.5 लाख रुपए पुट कर दो, 2,50,000 हमारा कैपिटल फंड आ गया, 56,000 इसमें ऐड कर दो और 1,20,000 माइनस कर दो, तो 1,86,000 रुपए आपका ये आता है नेट, 1,86 प्लस 20,000 और प्लस 70,000, 2,76,000, खत्म हो गया, आंसर मैच करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है 2,14,000 रुपए का, करेक्ट है, 56,000 रुपए का आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, ये भी करेक्ट है, इसके बाद 2,76,2,76 बैलेंस शीट भी दे रखी है, ये भी करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने यह वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आप मुझे बताओ, मैं चाहूं तो अब भी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी करा दूं, बट वही कहानी है, मेरा मैटर ये नहीं करता कि मुझे भगाना है, अगर आपके पास समय है तो आगे लेक्चर देख लीजिएगा, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, साथ के साथ देख लेना। बहुत ही रेयर स्टूडेंट होते हैं जो साथ साथ क्लास के साथ साथ देखते हैं, ज्यादातर पीछे ही रहते हैं वो, तो अगर आपके पास टाइम हो तो अगला हाथ क्या देख लेना। बाकी अभी इस क्लास के एंड होने के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मैं दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, 27 लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मुझे आज ये चैप्टर खत्म करना है, मतलब मेरा जो लास्ट क्लास होगी ना, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा 27, और 27 क्वेश्चन में आपको मैं खत्म कराऊंगा
और हमारा चैप्टर भी उस टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सर? 30 मिनट्स के अंदर मैंने खत्म करा दिया। 15 मिनट में आपको पेपर में खत्म करना है, 15 मिनट से, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए इस पे। 30 मिनट तो मुझे समझाने में लगे हैं, सॉरी 35 मिनट लग गए, तो 30 से 35 मिनट मैंने लिए, तो 15 से 20 मिनट मैक्स मैं कह रहा हूँ, 15 मिनट से ज्यादा मत लीजिएगा पेपर में करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन भी तो करा ना एक एक चीज। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 27, एंड इलस्ट्रेशन नंबर 27 थोड़ा सा बड़ा है, नई चीजें हैं, समझना है, एंड देन उसके बाद करना है एक बड़ा क्वेश्चन, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि इसमें बड़े क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर के लिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।